हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, जिसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जिसको हम लोग प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कहते हैं, टेस्टीज के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे टेस्टीज के बाद जो दूसरी चीज आती है, जिसको हम लोग कहते हैं डक्ट सिस्टम। तो आज हम लोग बात करेंगे कि ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये डक्ट सिस्टम क्या होते हैं। हम लोगों ने इसके पहले भी डिस्कस किया था कि डक्ट सिस्टम में दो तरह के दो पार्ट्स आते हैं। एक तो होता है जो क्या चीज है, एक इंटरटेस्टिकुलर डक्ट सिस्टम होता है और दूसरा एक्स्ट्रा टेस्टिकुलर डक्ट सिस्टम होता है। तो इंटर या इंट्रा भी कह सकते हैं या फिर एक्स्ट्रा हम लोग टेस्टिकुलर डक्ट सिस्टम कहते हैं। सबसे पहले हम लोग देखें कि डक्ट सिस्टम होता क्या है, किसे कहते हैं डक्ट सिस्टम। क्या चीज है डक्ट सिस्टम? तो डक्ट सिस्टम इन ह्यूमन मेल reproductive system is the part which receives the secretions and carry the sperm from testes to outside। डक्ट सिस्टम के अंतर्गत क्या चीज आती है? जो ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में डक्ट सिस्टम होता है, वो वह पार्ट है ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो सिक्रेशंस को रिसीव करता है, जो डिफरेंट सिक्रेशंस आते हैं एसेसरी ग्लैंड से या फिर किससे, या फिर जो है वो टेस्टिस से इन सिक्रेशंस को रिसीव करता है। इसके साथ साथ ये स्पर्म को कैरी करता है, स्पर्म को ले जाता है कहां से? टेस्टिस से बाहर। तो टेस्टिस से बाहर ले जाने के लिए जितने भी डक्ट्स इन्वॉल्व होती हैं, उसी को हम लोग पढ़ते हैं किसमें? डक्ट सिस्टम के अंतर्गत। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो इंटरटेस्टिकुलर डक्ट होते हैं। एंड इंटरटेस्टिकुलर डक्ट यानी ऐसी डक्ट्स जो हैं जो टेस्टिस के अंदर पाई जाती हैं, इसको हम लोग इंटरटेस्टिकुलर डक्ट कहते हैं। तो इंटरटेस्टिकुलर जो डक्ट होंगे वो एक्चुअली में ट्यूबुलेटेड होते हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और जो इन सिक्रेशंस को क्या करते हैं? ले जाते हैं। तो इंटरटेस्टिकुलर डक्ट सिस्टम में जो दोनों एंड्स होंगे, होते हैं वो कॉन्वोल्यूटेड होते हैं, कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स होती हैं जो एक शॉर्ट स्ट्रेट सेगमेंट के रूप में कंटिन्यू होती है और इसी को हम लोग ट्यूबुली रेक्टी कहते हैं। तो सबसे पहला जो हम लोग देखेंगे इंटरटेस्टिकुलर डक्ट में वो होगा ट्यूबुली रेक्टी। तो बोथ द ends of convoluted tubules, both the ends of convoluted tubules continue as short straight segment called tubuli recti। इसी को ट्यूबुली रेक्टी कहते हैं। These connect the seminiferous tubules. These connect the seminiferous tubules to reed testes.
रीट टेस्टिस। क्या चीज है कि दोनों एंड्स जो होते हैं वो कॉन्जुलेटेड ट्यूबुल्स होते हैं। ये कंटिन्यू होते हैं कैसे, एक शॉर्ट स्ट्रेट सेगमेंट के रूप में, और इन्हीं को हम लोग ट्यूबुली रेक्टी कहते हैं। ये ट्यूबुली रेक्टी क्या करते हैं, ये सेमिनिफरस ट्यूबुल्स को रीट टेस्टिस से कनेक्ट करते हैं। तो अभी अगर हम लोग देखें कि रीट टेस्टिस से 10 से लेकर के 20 तक फाइन ट्यूबुल्स जो हैं वो निकलती हैं, जिनको हम लोग डक्टुली कहते हैं या वॉश इफरेंट्स कहते हैं। हम लोगों ने कल देखा था कि जो टेस्टिस का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है जो एलएस है वो इस तरह से ऐसे होता है, और यहां से ये लगा होता है क्या, एपिडिडाइमस लगा होता है इस तरह से ऐसे, और यहां से ये वॉश इफरेंस निकलता है। यहाँ पे ये रीट टेस्टिस होती है, ये रीट टेस्टिस होगी, यहाँ पे ये डबल लेयर्ड होता है इस तरह से, और इस रीट टेस्टिस से 10 से 20 जो है वो ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकलती है, जिसको वॉश इफरेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, वॉश इफरेंट्स। इसी को हम वॉश इफरेंट्स कहते हैं या डक्टुली कहते हैं। हम लोगों ने ये भी देखा था कि इसमें 200 से 250 तक ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स पाए जाते हैं, जिसके अंदर सेमिनिफरस ट्यूबुल्स होती हैं, ये सेमिनिफरस ट्यूबुल, और यहीं से जो चीजें आके रीट टेस्टिस से कनेक्टेड होती हैं उसी को हम लोग ट्यूबुली रेक्टी कहते हैं। तो देखने की बात क्या है इसमें जो देखने की बात ये है कि रीट टेस्टिस से 10 से 20 ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकलती है जो वॉश डिफरेंस कहलाती है, और ये वॉश डिफरेंस जो है वो किसमें जाके मिल जाती है, एपिडिडाइमस में। किसमें मिल जाती है, एपिडिडाइमस में। तो अगला पॉइंट जो हम लोग नोट करेंगे वो क्या होगा कि फ्रॉम द रीट टेस्टिस arises 10 to 20 fine tubules called ductuli or wash efferents which conduct sperm, जो स्पर्म को कंडक्ट करता है, which conduct sperm, कहां से कहां तक, out of the testes, ये स्पर्म को कंडक्ट करता है। ध्यान रखना यहां पे जो स्पर्म होंगे वो स्पर्मेटोजोआ होंगे, स्पर्मेटोजोआ, यही स्पर्म के जो है वो स्पर्म का प्राइमरी स्टेज होगा, स्पर्मेटोजोआ। तो ये जो डक्टुली है या वॉश इफरेंट्स है, ये वॉश इफरेंट्स जो है वो स्पर्मेटोजोआ को कंडक्ट करता है। कहां से कंडक्ट करेगा, टेस्टिस से। कहां ले जाएगा, आउट ऑफ द टेस्टिस में कहां, एपिडिडाइमस में, यहां ले आता है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वॉश इफरेंट्स कहते हैं, या फिर इसी को हम लोग क्या कहेंगे, डक्टुली कहते हैं। क्या कहेंगे, डक्टुली। इतनी चीजें क्लियर हो गई। तो ये था इंटरटेस्टिकुलर डक्ट। अब हम लोग बात करेंगे कि जो एक्स्ट्रा टेस्टिकुलर डक्ट होता है, यानी टेस्टिस के बाहर जो डक्ट्स लगी होती हैं वो क्या क्या काम करती हैं। तो जिसमें सबसे पहले हम लोग एपिडिडाइमस की बात करेंगे, फिर वॉश डिफरेंस की बात करते हैं। तो आइए देखते हैं एक्स्ट्रा टेस्टिकुलर डक्ट। एक्स्ट्रा टेस्टिकुलर डक्ट टेस्टिकुलर डक्ट। एक्स्ट्रा टेस्टिकुलर डक्ट क्या है, कौन कौन से इसमें आएंगे एक्स्ट्रा टेस्टिकुलर डक्ट में। तो एक्स्ट्रा टेस्टिकुलर डक्ट जो होती है वो वैसी ट्यूबुल्स होती हैं जो टेस्टिस से बाहर होती हैं। कहां होती हैं, टेस्टिस से बाहर। अब देखें यहाँ पे तो जो हम लोगों ने देखा था कि जो ट्यूबुल्स हैं डक्टुली की, या जिसको हम लोग वॉश इफरेंट्स कहते हैं, ये वॉश इफरेंट्स आपस
यूनाइटेड हो करके एक सिंगल ट्यूब बना लेती हैं। ये जो डक्टुली हैं या जिसको हम लोग वॉस इफरेंट्स कहते हैं, ये वॉस इफरेंट्स आपस में यूनाइटेड होकर के एक सिंगल ट्यूब बनाती हैं जिसको एपिडिडाइमस कहते हैं। तो सबसे पहली चीज हम लोगों को देखना क्या है, एपिडिडाइमस। एपिडिडाइमस तो डक्टुली और वॉस इफरेंट्स united to form a single tube like structure, called epididymis। इसी को क्या कहेंगे, एपिडिडाइमस कहते हैं। डक्टुली या वॉस इफरेंट्स जो होता है वो आपस में यूनाइटेड होकर के एक सिंगल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको एपिडिडाइमस कहते हैं। तो एपिडिडाइमस जो होता है वो लगभग 6 मीटर लॉन्ग होता है। एपिडिडाइमस इज अबाउट 6 मीटर लॉन्ग। ये लगभग 6 मीटर लॉन्ग होता है, लगभग 6 मीटर लंबा होता है। कैसा होता है, 6 मीटर लंबा होता है। एंड फॉर्म ए कॉम्पैक्ट बॉडी अटैच्ड टू द posterior surface। एपिडिडाइमस जो है वो लगभग 6 मीटर लॉन्ग होता है और एक कॉम्पैक्ट बॉडी बनाता है जो टेस्टिस के पोस्टीरियर सरफेस से अटैच्ड होता है। तो देयर आर 3 रीजंस in epididymis के 3 रीजंस होते हैं। देखो हम लोगों ने देखा भी था कि अगर ये टेस्टिस है तो इस टेस्टिस के पोस्टीरियर एंड पर इस तरह से ऐसे एपिडिडाइमस लगा होता है और इसी एपिडिडाइमस से जो है वो वॉस डिफरेंस निकलता है। इस तरह से ये वॉस डिफरेंस निकलता है। ये डबल लेयर्स होते हैं, ऐसे लेयर्ड होता है ऐसे, और यहाँ से भी ये लेयर्ड ऐसे होता है, यहाँ भी ऐसे लेयर होता है। ये इसके ऊपर ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया की लेयर होती है इस तरह से। यही वॉस डिफरेंस है। अगर ध्यान से देखें तो सबसे ऊपर का रीजन जो होता है एपिडिडाइमस का सबसे ऊपर का रीजन जो है वो चौड़ा होता है, नीचे थोड़ा मिडिल में क्या होता है थोड़ा पतला, और नीचे की तरफ जो है वो सबसे ज्यादा सकरा होता है, यानी सबसे नैरो रीजन होता है नीचे की तरफ। तो इसी के आधार पर इनको हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। तो सबसे ऊपर वाला क्या होता है, सबसे ऊपर वाले को हम लोग कहते हैं कैपट। सबसे ऊपर वाला पोर्शन जो होगा वो क्या होगा, कैपट। बीच वाला जो होता है उसको कॉर्पस कहते हैं, और सबसे नीचे वाला काउडा। सबसे नीचे वाला जो रीजन है वो काउडा कहलाता है। तो ये 3 रीजन होते हैं। तो सबसे पहला जो हम लोग देखेंगे वो क्या होगा, कैपट एपिडिडाइमस। कैपट एपिडिडाइमस सबसे ऊपर वाला जो रीजन होगा ये कैपट एपिडिडाइमस होता है। तो ऐसे में ये सबसे ऊपर का होता है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं कि हेड इज द upper wider part which receive the wash efferents। जो वॉश डिफरेंस जो रीड टेस्टिस से निकलते हैं वो इसी वाइडर पार्ट में जाके अटैच्ड होते हैं, यानी स्पर्म अंडरगोइंग मैचुरेशन
यहीं पे क्या होता है, स्पर्म undergoing maturation, sperm undergoing maturation and और क्या होगा, and acquire mortality and the fertilizing ability and the fertilizing ability in this region। ध्यान रखना इस बात को कि जो एपिडाइमस का सबसे ऊपर का रीजन होता है जिसको कैपेट कहते हैं, इस कैपेट रीजन को अगर हम लोग देखें तो ये थोड़ा वाइडर होता है, थोड़ा चौड़ा होता है, और जो रीड टेस्टिस है यहाँ पे, इस रीड टेस्टिस से बहुत से फ्रेंड्स जो होते हैं वो इसी वाइडर रीजन में आते हैं जिसमें स्पर्मेटोजोआ आता है, और स्पर्मेटोजोआ टेम्पोररीली इस कैपेट रीजन में, एपिडाइमस के कैपेट रीजन में स्टोर्ड हो जाते हैं। यहाँ पे स्टोर्ड होकर के ये क्या प्राप्त करते हैं, सबसे पहली चीज तो ये यहाँ पे मैच्योर होते हैं, यानी स्पर्मेटोजोआ से स्पर्म का फॉर्मेशन जो है वो एपिडाइमस के कैपेट में होता है, सबसे पहला काम। दूसरी चीज, दे एक्वायर मोर्टेलिटी, यहाँ पे इनके अंदर गति आती है, एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है जिसकी वजह से इनके अंदर मोशन करने की क्षमता आती है और ये मूव करने के काबिल हो जाते हैं। तीसरी चीज कि इनके अंदर फर्टिलाइजिंग एबिलिटी यही डेवलप होती है, इसके पहले इनके अंदर फर्टिलाइजेशन करने की क्षमता नहीं होती है। तो एपिडाइमस का जो कैपेट रीजन है वहां पे स्पर्मेटोजोआ कंप्लीटली मैच्योर होता है, और मैच्योर होने के बाद ये क्या करता है, मैच्योर होने के बाद ये मोर्टेलिटी एक्वायर करता है और उसके बाद फर्टिलाइजेशन एबिलिटी जो है वो डेवलप कर लेता है। तो पहला रीजन तो हो गया क्या, कैपेट रीजन। दूसरा रीजन जो एपिडाइमस का है वो है कॉर्पस रीजन। कॉर्पस रीजन में क्या होता है, तो हम लोग बात करेंगे अब कॉर्पस रीजन की। तो कॉर्पस ऑफ एपिडाइमस, कॉर्पस ऑफ एपिडिडाइमस, एपिडिडाइमस में कॉर्पस का क्या रोल होता है, यानी जो मिडिल नैरो पार्ट है दैट इज नोन एज कॉर्पस एपिडिडाइमस। तो इट इज द मिडिल नैरो पार्ट ऑफ एपिडिडाइमस, इट इज द मिडिल नैरो पार्ट ऑफ, it is the middle narrow part of epididymis। ये epididymis का मध्य और नैरो पार्ट होता है। तीसरा जो आता है वो है काउडा, काउडा epididymis, काउडा epididymis। तीसरा जो पार्ट है वो काउडा epididymis है। It is the lower part of epididymis। ये epididymis का कौन सा पार्ट है, लोअर पार्ट है epididymis का। तो sperm remains stored in this region। इस रीजन में स्पर्म्स जो होते हैं वो स्टोर्ड होते हैं। तो इट इज द लोअर पार्ट ऑफ एपिडाइमस, स्पर्म रिमेन्स स्टोर्ड इन दिस रीजन। कितने देर के लिए, फॉर ए शॉर्ट पीरियड, फॉर ए शॉर्ट पीरियड, बहुत कम समय के लिए इसमें स्पर्म जो होते हैं वो स्टोर रहते हैं। अब जब यहां से स्पर्म निकलेंगे तो इसमें जाएंगे वॉस डिफरेंस में। तो वॉस डिफरेंस जो होगी वो एक अलग डक्ट होगी, वॉस डिफरेंस। वॉस डिफरेंस क्या है, वॉस डिफरेंस एक अलग डक्ट है। क्या करती है ये वॉस डिफरेंस, क्या करती है, तो वॉस डिफरेंस ट्रांसपोर्ट द स्पर्म, वॉस डिफरेंस ट्रांसपोर्ट
ट्रांसपोर्ट करती है कहां से, फ्रॉम टेस्टिस टू, कहां से कहां तक, टेस्टिस से आउटसाइड तक, कहां से होके गुजरती है, इट पासेस फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर, ये यूरिनरी ब्लैडर से होकर के गुजरती है, एंड बिकम डायलेटेड, टू फॉर्म एम्पुला, डायलेटेड होकर के ये एम्पुला बनाती है। फाइनल पोजीशन टू विच रिसीव द डक्ट फ्रॉम द सेमिनल वेसिकल, फाइनल पोजीशन which receive the duct from the seminal vesicle, जो फाइनल पोजीशन होती है वो डक्ट होती है जो सेमिनल वेसिकल से निकलती है और ये इसकी साइड में आकर के जुड़ जाती है और फिर वहां से जो डक्ट चलती है उसी को एजिकुलेटरी डक्ट कहते हैं। तो जो फाइनल पोर्शन होगा, जो फाइनल पोजीशन है बॉस डिफरेंस की, ये फाइनल पोजीशन बॉस डिफरेंस की जो होती है वो सेमिनल वेसिकल से निकलती है आगे। तो फाइनल पोर्शन ऑफ was difference receives the seminal fluid from the seminal वेसिकल। तो ये सेमिनल फ्लूइड को रिसीव करेगी। ये सेमिनल फ्लूइड जो होता है वो कहां से निकलता है, सेमिनल वेसिकल से निकलता है। अब ये क्या बन जाएगी, देन इट बिकम एजिकुलेटरी डक्ट। अब ये एजिकुलेटरी डक्ट में कन्वर्ट हो जाती है। तो हम लोगों ने फिगर में भी देखा था कि जो वॉस डिफरेंस है वो यूरिनरी ब्लैडर से होकर के गुजरता है, वहां पे ये सेमिनल वेसिकल से अटैच होता है। इसके साइड में एक सेमिनल वेसिकल की ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आके जुड़ जाती है और ये सेमिनल वेसिकल जो है वो सेमिनल फ्लूइड निकालता है जिसको सीमेन कहते हैं। तो सेमिनल फ्लूइड से जब हम लोग आगे की तरफ चलते हैं, तो वहां से आगे का जो पोर्शन होता है वो एजिकुलेटरी डक्ट कहलाता है, या उसी को आगे हम लोग देखेंगे जिसको यूरिथ्रा कहते हैं। क्या कहते हैं, यूरिथ्रा। तो यूरिथ्रा इज द कॉमन प्रोसेस वे फ्रॉम व्हिच यूरिन एज वेल एज सीमेन एजिकुलेट आउट ऑफ द बॉडी। तो यूरिथ्रा जो होता है या एजिकुलेटरी डक्ट जो होती है वो एक कॉमन प्रोसेस वे होता है जहां से यूरिनरी ब्लैडर से आने वाला यूरिन भी पास होता है और सेमिनल फ्लूइड यानी जो सीमेन है वो भी इसी डक्ट से पास होता है। तो ह्यूमन मेल के अंदर ये एक कॉमन जो है वो एजिकुलेटरी डक्ट होती है जहां से यूरिन और सीमेन दोनों पास होते हैं, जबकि अगर कंपेयर करें तो फीमेल में ऐसा नहीं होता है। फीमेल में यूरिनरी ब्लैडर से आने वाली जो यूरिथ्रा होती है उसका एक अलग पासेस होता है, यूरिन जो है वो एक अलग डक्ट से पास होती है, जबकि फीमेल के अंदर जो स्पर्म इंट्रोड्यूस होते हैं, जो इंटर करते हैं, उनका एक अलग पासेस वे होता है। तो मेल और फीमेल के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कि मेल के अंदर जो एजिकुलेटरी डक्ट होती है वो एक ही होती है, उसी के थ्रू सीमेन भी एजिकुलेट होगा और उसी के थ्रू यूरिन भी पास होती है। इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो एजिकुलेटरी डक्ट जो होती है वो प्रोस्टेट ग्लैंड से होकर के गुजरती है। ध्यान रहे इस बात को कि एजिकुलेटरी डक्ट
passes through the prostate gland. एविकुलेटरी डक्ट जो होगी वो किससे होकर के गुजरती है? प्रोस्टेट ग्लैंड से होकर के गुजरती है, ठीक है। एंड इंटरप्रोस्टेटिक यूरिथ्रा प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा, और ये प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा में प्रवेश करती है। यहां से ये यूरिनरी ब्लैडर से बाहर हो जाती है, यूरिनरी ब्लैडर से बाहर निकल जाती है। यूरिथ्रा जो होता है वो आगे चल करके किस में कन्वर्ट हो जाता है? पेनिस में। यूरिथ्रा फर्दर गेट चेंज्ड इनटू, या इस तरह से गेट चेंज ना लिखें, यूरिथ्रा फर्दर passes थ्रू द पेनिस। यूरिथ्रा जो होता है वो आगे पेनिस से होकर के गुजरता है, यानी पेनिस के द्वारा जो है वो यूरिथ्रा जो है वो आगे आ जाता है और पेनिस से ही बाहर जो है वो खुलता है। तो पेनिस से जब बाहर साइड में खुलेगा उसी से यूरिन और स्पर्मेटोजोआ दोनों पास होते हैं। पेनिस का जो अग्रशिरा होता है वो थोड़ा सा फूला हुआ होता है और उसी को हम लोग पेनिस मेटस कहते हैं या पेनिस ग्लांस कहते हैं या ग्लांस पेनिस भी कहते हैं। तो इतनी चीजें क्लियर हो गई। तो अब हम लोग जो बात करेंगे वो किसकी बात करेंगे? पेनिस की। पेनिस क्या है? कपलेटरी ऑर्गन है। तो द मेल एक्सटर्नल जेनिटिलिया, मेल एक्सटर्नल जेनिटिलिया, जो मेल एक्सटर्नल जेनिटिलिया है, एंड इरेक्टाइल कपलेटरी ऑर्गन, organ is called penis, which is consist of, जो किससे बना होता है? which is consist of 3 columns, जो किससे बना होगा? 3 कॉलम से, of erectile tissues, 3 columns of erectile tissue। ध्यान देना, पेनिस जो है वो मेल का एक्सटर्नल जेनिटिलिया होता है। ये इरेक्टाइल कपलेटरी ऑर्गन है, यही वो ऑर्गन है जिसके द्वारा जो है वो सेक्सुअल कांटेक्ट बनाए जाते हैं फीमेल्स के साथ या सेक्सुअल इंटरकोर्स होते हैं। तब जब ये इरेक्शन की पोजीशन में होता है तो यही इरेक्टाइल कहलाता है। इसके साथ साथ ये बना कैसे होता है? ये 3 प्रकार के कॉलम से बना होता है और ये तीनों कॉलम जो होते हैं वो इरेक्टाइल टिश्यूज होते हैं। ह्यूमन बॉडी के अंदर ये पहला ऑर्गन है जो बोनलेस होता है, इसमें कोई हड्डियां नहीं होती हैं। तो कैसा होता है? देखो ध्यान से, अगर इसका हम लोग सेक्शन काटें तो देखो इस तरह से सेक्शन काटने पे दिखाई देगा 3 लेयर्स मिलेंगी इसमें, 3 लेयर्स ऐसे मिलती हैं। ध्यान से देखेंगे अगर तो इस तरह से ये 3 लेयर्स मिलेंगी, ये 2 लेयर्स हो गई और एक ये जो है वो तीसरी लेयर होती है। तो अभी इसके अंदर सब क्या होते हैं? सब ब्लड वेसल्स होते हैं, ये सब ब्लड वेसल्स होते हैं। यहाँ भी जो है वो क्या होते हैं? सब ब्लड वेसल्स होते हैं और यहाँ भी सब क्या होंगे? ब्लड वेसल। कोई भी बोन लाइक स्ट्रक्चर नहीं होती है। इसी के बीचों बीच में ये यहाँ पे यही यूरिथ्रा होता है, ये यूरिथ्रा होता है। सबसे ऊपर की तरफ अगर हम लोग देखें तो यहाँ भी ब्लड वेसल्स लगे होते हैं, ये भी ब्लड वेसल्स होते हैं। तो अगर हम लोग इसके सेक्शन को देखेंगे तो इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देगा। ध्यान रहे कि ये डबल लेयर्ड होता है, ये डबल लेयर्ड होता है। इसके अंदर जो इरेक्शंस
की बात होती है वो क्यों होती है? ड्यू टू द हाई ब्लड प्रेशर। यहाँ पे ब्लड का प्रेशर जब हाई हो जाता है तब ये इरेक्शन की पोजीशन में होता है, तब ये इरेक्शन की पोजीशन में होता है और हार्डेंड हो जाता है, यानी कठोर हो जाता है। बात समझ में आ रही है? तो ध्यान देने की बात क्या है कि यहाँ पे जो टिश्यूज होंगे तो ये दो जो हैं, ये दोनों इनका एक ही नाम होता है और ये है कॉर्पस कैवर्नोसा। कॉर्पस कैवर्नोसा ये दोनों होता है। और तीसरा जो है ये क्या है? ये है कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। तो ये तीन पार्ट होते हैं। यही हमने बताया कि यहाँ पे कि ये 3 कॉलम्स के होते हैं, 3 कॉलम्स होते हैं और इन सभी कॉलम्स के अंदर जो है वो केवल और केवल क्या होंगे? ब्लड वेसल्स होंगे जिसमें लगातार ब्लड फ्लो होता रहता है। और जब यहाँ पे ब्लड का प्रेशर ज्यादा होता है तो ये इरेक्शन की पोजीशन में होता है और केवल तभी कपलेशन हो सकता है या तभी सेक्सुअल क्वाइटस हो सकता है जब ये कंप्लीटली इरेक्शन की पोजीशन में होगा, यानी ब्लड प्रेशर जो होगा वो पूरा होगा। बात समझ में आ रही है? तो अभी हम लोग देखेंगे कि जो कॉलम्स हैं कौन कौन से हैं? कॉर्पस कैवर्नोसा और एक कॉर्पस स्पॉन्जियोसम है। तो जो कॉर्पस स्पॉन्जियोसम है ये स्पॉन्जी टिश्यूज का होता है। किसका होता है? ये स्पॉन्जी टिश्यूज का होता है और इसके अंदर बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं जो कि इरेक्शन में मदद करते हैं। इसमें मदद करते हैं, इरेक्शन में मदद करते हैं। समझ में आ गई बात ना? तो तीनों कॉलम्स क्या हैं? there are 2 corpus cavernosa and 1 corpus स्पॉन्जियोसम। 2 कॉर्पस कैवर्नोसा होंगे और एक क्या होता है? कॉर्पस स्पॉन्जियोसम होते हैं। तो ये बने किससे होते हैं? हमने अभी आपको बताया कि ये स्पॉन्जी टिश्यूज से बने होते हैं जिसमें बहुत सारी ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं। तो these are consist of spongy tissues. These are consists of spongy tissues. These are consist of spongy tissues having a number of blood sinuses, जिसमें बहुत अधिक संख्या में क्या होता है? ब्लड सिनुसेस पाए जाते हैं। बहुत अधिक संख्या में इनमें ब्लड सिनुसेस पाए जाते हैं which help in the erection of पेनिस, जो पेनिस के इरेक्शन में मदद करते हैं। इतनी चीजें क्लियर हो गई ना? तो ग्लांस पेनिस इज, हम लोगों ने कल भी इस बात पे चर्चा किया था कि जो ग्लांस पेनिस होता है ये ग्लांस पेनिस एक स्किन के द्वारा कवर होता है, यानी जो पेनिस मेटस है, जो अगला सिरा है पेनिस का, ये एक पतली सी स्किन के द्वारा ढका हुआ होता है जिसको प्रीप्यूज कहते हैं या फोर स्किन कहते हैं। और बहुत से लोगों में, खास तौर पे ऐसा हम लोगों ने देखा है कि बहुत से धार्मिक धर्मों में, बहुत सारे धर्मों में उस स्किन को काट देने की बात आती है, या कभी-कभी जब इन्फेक्शंस कोई डिजीज हो जाती है तो भी उस स्किन को क्या किया जाता है? काट दिया जाता है। तो ग्लांस पेनिस इज कवर्ड बाय ए थिन स्किन। इसके द्वारा, एक थिन स्किन के द्वारा कवर होता है, कॉल्ड फोर स्किन, जिसको क्या कहते हैं? फोर स्किन, या फिर क्या कहते हैं? प्रीप्यूज। फोर स्किन या प्रीप्यूज कहते हैं। दैट इज नोन एज फोर स्किन और प्रीप्यूज। तो यूरिथ्रा या यूरिथ्रल ओपनिंग जो होती है उसको यूरिथ्रल मेटस कहते हैं। यूरिथ्रल
opening is called urethral meatus। यूरिथ्रल ओपनिंग जो है वो यूरिथ्रल मेटस कहलाती है। तो ये था जितने भी एक्स्ट्रा टेस्टिकुलर डक्ट होते हैं उनके बारे में। अभी हम लोगों के लिए पढ़ने के लिए इस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो ऑर्गन्स हैं वो क्या बचे हुए हैं, वो है एसेसरी ग्लैंड्स। एसेसरी ग्लैंड्स, और हम लोग जानते हैं एसेसरी ग्लैंड्स में कौन कौन से ग्लैंड्स हैं। 3 ग्लैंड्स हम लोगों को पढ़ना है। सबसे पहले कौन सा पढ़ना है, सेमिनल वेसिकल। सबसे पहली ग्लैंड्स जिसकी हम लोग बात करेंगे वो होगा सेमिनल वेसिकल। उसके बाद जो हम लोग बात करेंगे तो प्रोस्टेट ग्लैंड्स की बात करेंगे। तो दूसरी ग्लैंड जो होगी वो होगी प्रोस्टेट ग्लैंड। और तीसरा जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे वो होगा बुल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड। तो इन 3 ग्लैंड्स के बारे में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक इतनी सारी चीजें आप लोग अपने कॉपी पे नोट करिए और इनको प्रिपेयर करते रहिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एसेसरी ग्लैंड्स के बारे में बात करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या ऑर्गन्स होते हैं, कैसे होते हैं, उनके फंक्शन कैसे होते हैं, और तब फिर हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस की बात करेंगे। तो इस तरह से नेक्स्ट लेक्चर में सबसे पहले हम लोगों को ये तीनों एसेसरी ग्लैंड्स हैं इनको पढ़ना है। अभी तक में हम लोगों ने क्या पढ़ा, अभी तक में हम लोगों ने प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स थे उनके बारे में पढ़ लिया। तो अभी जो सेकेंडरी जो ग्लैंड्स हैं, जो एसेसरी ग्लैंड्स हैं जो हेल्प करती हैं, उनके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तेरी कूलनेस का स्वैग कहीं लो ना हो जाए, तेरी लाइफ की स्पीड कहीं स्लो ना हो जाए। तेरी कूलनेस का स्वैग कहीं लो ना हो जाए, तेरी लाइफ की स्पीड कहीं स्लो ना हो जाए। जरा ध्यान से सुनो ना फिर बाद में ना रोना, थोड़ी केयर तो करो ना, हाथ अच्छे से धोना। लेट्स रोको कोरोना, थोड़ी केयर